हमारी प्रिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। दवाइयाँ बेचने की मशीनें हैं भाई, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स, सो यू डोंट इवन नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। HIV के अलावा देयर आर आल्सो STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। अगर किसी के जिस्म में जरासीम है और वो खुद बीमार नहीं है लेकिन वो और लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, तो जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो आपको ऐसे प्रोग्राम करती हैं कि आप खांस के उस वायरस को अगले तक पहुंचा दें। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाली वायरसेस हैं वो ऐसे काम करती हैं कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिट कर दें उसको। और कहीं ऐसी डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं फिजिकल कांटेक्ट से। पब्लिक प्लेसेस में वो स्टील के चम्मच सारे ही उससे खा रहे होते हैं या कप हम शेयर कर रहे हैं। ओरल इन्फेक्शंस हैं या कुछ हैं, बाबू दोज थिंग्स आर रेयर। टेस्ट वगैरह जो हैं वो रेगुलरली करवाते रहें। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं। आपके वालिद प्रैक्टिस करते थे, क्लिनिक उनका? हाँ जी, क्लिनिक प्रैक्टिस करते थे, रहे ईरान भी रहे कुछ अर्सा और रेवोल्यूशन के टाइम पे फिर वापस आ गए थे। तो फिर मेरे ख्याल से 70 रेवोल्यूशन से पहले आ गए थे, 78 से उनकी प्रैक्टिस थी। अच्छा, सो आपका ग्रोइंग अप सारा जो बचपन है वो आपने उनको आइडियलाइज किया होगा, सीइंग हिम गोइंग टू द क्लिनिक टू हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर? नहीं, नॉट रियली, हमें मिलते ही नहीं थे। अच्छा वो वहीं बैठे रहते थे, मैं तो बड़ा बोर होता था। अच्छा, कहीं लेके नहीं जाते थे। लेकिन मुझे वो था कि शौक था कि मेडिसिन ना, मैथ्स से मेरी जान जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो बायोलॉजी मुझे समझ आती थी। बट यू एंडेड अप इन द सेम फील्ड? बट आई एंडेड अप डूइंग मैथ्स, क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स पब्लिक हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी करना पड़ गया मैं। और आपने MBBS एंड PhD दोनों किए हुए हैं, सो यू आर? जी, मैंने MBBS मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, फिर PhD पब्लिक हेल्थ, एक मैंने MCPS फैमिली मेडिसिन में किया हुआ है, और अभी आई एम हाफ वे थ्रू माई MRCGP जो रॉयल कॉलेज का जनरल प्रैक्टिशनर्स का एग्जाम होता है। राइट, सो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्जैक्टली दो चीज़ों में है, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन। सो फैमिली मेडिसिन इज medicine that covers everything, grown-ups, kids, women, mental health, eye, ENT। अच्छा, तो वो बेसिक 2-4 महीने की ट्रेनिंग हमने सारों में ली हुई है, फिर एग्जाम भी सारी चीज़ों का हुआ। राइट, सो देन दैट कवर्स लाइक अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आमतौर पे इन्फेक्शियस डिजीजेस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट। एवरीथिंग, राइट। बेसिकली जिसको आप GP कहते थे ना, हाँ, वो उसका ज़रा ग्लोरिफाइड वर्जन है फैमिली फिजिशियन। Okay. But we had to do, we constantly have to study and upgrade our qualifications उसमें ना। GP तो बस MBBS करके बैठ गया और फिर वो बैठा रहा, जैसे मेरे अब्बा बैठे रहे। अच्छा, वैसे जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जो डॉक्टर्स अगर वो ज़्यादा, वो खास तौर पे जो GPs हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो दे आर मोर प्रेफर्ड, बट देयर इज़ एन आयरनी एज वेल कि जो नॉलेज मोस्टली उन्होंने गेन किया होगा दैट इज़ फ्रॉम द टाइम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी होंगी, रिसर्च नहीं आ चुकी होगी। सो जनरली हाउ डू यू सी एज ए प्रैक्टिशनर के समबडी हु इज़ मोर सीनियर एज ए GP वो ज़्यादा अपडेटेड होते हैं चीज़ों के बारे में, या जो रिलेटिवली नए लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है एंड एक्सपर्टीज़ होती हैं? जो अब हम, मुझे लगता है कि जो मिड लेवल लोग हो चुके हैं ना, वो ज़रा बेहतर हैं। पुराने जो हैं वो पुराने स्टाइल से चल रहे हैं, वो ओवर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स। अच्छा, वो अब प्लस इसमें एक चीज़ जो आप कंसिडर करेंगे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, उसको प्रोफेसर वहाब यूसुफ सही कहते हैं फार्मा फिजिशियन नेक्सस, कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। तो वो जो आके हमें बेच देंगे, हाँ आप समझ रहे हैं ना, हम दवाइयाँ बेचने की मशीनें हैं भाई, ठीक है ना। तो we're just marketing guys. The pharma industry doesn't call us doctors or anything. They call us the customer. right. They call the patient their client, और हम कस्टमर हैं उनके। राइट, तो उन्होंने हमें सेल करनी है चीज़, और फिर हम क्लाइंट को आगे चेप देंगे। राइट। और लेकिन ये ऐसा होता है कि आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं दे ओवर प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, और मतलब मैंने तो ये देखा है प्रैक्टिस में कि बहुत सारे लोग मेडिसिन्स जो अगर डॉक्टर ने 10 दी हैं तो वो 10 में से 5 इस्तेमाल करेंगे एंड दे वुड स्टिल फील ओके। तो ऐसा होता है आमतौर पे कि दे ओवर प्रिस्क्राइब? सर, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीफार्मेसी। एनी प्रिस्क्रिप्शन हैविंग 5 और मोर ड्रग्स इन वन प्रिस्क्रिप्शन इज प्रॉब्लमैटिक। राइट। क्योंकि एक चीज़ जो पब्लिक को नहीं पता वो है ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर वंस देयर इनसाइड योर बॉडी। तो वो ड्रग इंटरैक्शन के चांसेस
एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते हैं जब आप 5 ड्रग से ऊपर जाते जाते हैं। राइट। तो ये पॉलीफार्मेसी का कॉन्सेप्ट है। इसी साल हमने एक पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जिसके अंदर ये पॉलीफार्मेसी पे हमने वो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शंस को हमने कोई 1400-1500 प्रिस्क्रिप्शंस इवेल्युएट की पिंडी इस्लामाबाद की, और फिर उसकी बेसिस पे हमने बस उनकी प्रोपोर्शंस बताई। तो 34% प्रिस्क्रिप्शंस हैड पॉलीफार्मेसी इन देम, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। देखिए आप जब प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उसके। राइट। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ड्रग क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो कितने दिन देनी है, कितने मिलीग्राम दिन में कितनी बार डिवाइडेड डोजेस में देनी है, उसका फूड या बाकी दवाइयों से क्या ताल्लुक है, और उसकी डोज मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देनी है। वो ऐसे नहीं मैंने अपने तुक्के पे देने। राइट। ठीक है। एडल्ट्स में वंस किड हिट द वेट ऑफ अराउंड 35-40 तो फिर उनकी एडल्ट डोजेज शुरू हो जाती है। तो वो फिर मतलब, लेकिन बच्चों में तो हमने बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करके देनी। राइट। और एडल्ट्स में भी अगर फॉर एग्जांपल समबडी इज 70 kg एंड अनदर पर्सन इज लाइक 100 kg, तो उसकी डोजेज में भी फर्क होगा या उसूलन जी होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्योंकि ये बॉडी वेट के हिसाब से ना आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट की, ये सारी दवाइयाँ ये आपके लिवर में जा रही हैं, किडनीज में जा रही हैं, मेटाबोलाइज इवेंचुअली इन 2 जगहों पे जाके होनी है। आप विटामिन की गोली खाएं और फिर आप देखें कि आपके यूरिन की स्मेल और कलर में चेंज आ जाएगा। राइट। क्यों एक्सक्रीट वो कहीं ना कहीं से तो होनी है, आप स्टूल के कलर में चेंज आ जाएगा। तो ये ओवर प्रिस्क्रिप्शन के फिर मसाइल होते हैं और उनके आपस में वो होते हैं, लेकिन इट्स द हेल्थ इंडस्ट्री, तो वो फिर ऐसे ही काम करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अभी कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर मरियम से भी वही गुफ्तगू हो रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स। और आम तौर पे लोग वही दे टेक एंटीबायोटिक्स एज कैंडीज़। तो 2 चीज़ें इसमें आप मुझे बताइएगा। एक तो ये कि समटाइम्स हम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो शुरू करते हैं, अगर लेट से कोई छोटी से छोटी चीज़, फ्लू है, खांसी है, कोई एंटीबायोटिक्स हमने शुरू कर दी, तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको वो कुछ दिनों के लिए करेंगे, लेकिन हम जब उसको मेडिसिन लेना शुरू करते हैं एंड आफ्टर 1 or 2 days इफ़ वी फील फाइन, तो हम वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। एक तो कि क्या जो कोर्स उसका है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है? एक फ्रेडरिक नीचा का कोट है कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ठीक है। और एक निकोलाई माकियावेली का कोट है कि इफ़ यू वांट टू हर्ट पीपल, हर्ट देम कम्प्लीटली, not partially, because if you hurt them partially they will fight back. Right. तो same thing is true for bugs and drugs. जब जरासीम को आप partially hurt करेंगे तो वो मरेगा नहीं। देखिए इसके अंदर हम ना 2 अल्फाज यूज़ करते हैं, एक सिडल एक्टिविटी और एक स्टैटिक एक्टिविटी। ड्रग्स की 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन, स्पेशली ये जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं। स्टैटिक जो है वो उसकी रिप्रोडक्शन के अमल को रोक देगी और उसको फैलना बंद करा देगी, और सिडल जो है वो उसको, जैसे आप होमिसाइड या सुसाइड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो उस डोज में उसको मार देगी। अब आप उसको हर्ट करते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, ओके। तो इवेंचुअली वो बढ़ के और उस ड्रग से रेजिस्टेंस क्रिएट करके वापस आ जाएगा उसका नया स्ट्रेन। राइट। ठीक है ना। तो फिर अब अगर आपकी 3 days की डोजेज जिस पे काम कर रही थी, तो अब वो नहीं करेगी। शायद आपको ज़्यादा दिन देनी पड़े, शायद आपको ज़्यादा डोज देनी पड़े, और प्रॉब्ली आपको कोई और एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। राइट। तो ये AMR का एक वो पूरा कॉन्सेप्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, जो कि उसके अंदर आता है। राइट। और एंटीबायोटिक्स आमतौर पे आपका प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम के साथ खुद भी ठीक हो जाती हैं। लेट्स से अगर इफ़ यू हैव सम कफ, इफ़ यू हैव मे बी फ्लू और कोल्ड, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, बिकॉज एंटीबायोटिक्स लेने से it kills a lot of good enzymes or microbes in your body that your body needs to for a lot of things, to fight a lot of things. तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो आमतौर पे आप प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो किस स्टेज पे करते हैं? देखिए इशू ये है कि हमारे यहाँ ना गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती। मेडिसिन में हर चीज़ की गाइडलाइंस और एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, तो अब वो पढ़नी पड़ती है ना भाई, वो बार बार पढ़नी पड़ती हैं, उनसे आपको एक्लामेटाइज होना पड़ता है, और इवेंचुअली वो आपके वर्क फ्लो का हिस्सा बन जाती है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे जो आपने पढ़ा है, तो वो वर्क फ्लो का हिस्सा बन जाती है। एंटीबायोटिक्स देखें, अब ये समझेंगे कि ये जो लार्जर ग्रुप है ड्रग्स का, इसको हम एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं।
एंटीमाइक्रोबियल्स में एंटीवायरल्स आ जाएंगी, एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, एंटी फंगल्स आ जाएंगी, एंटी पैरासाइट ड्रग्स आ जाएंगी। ये वो हैं जो हम ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली एनिमल पॉपुलेशंस में, एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में ये चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही हैं और एक्सक्रीट भी हो रही हैं। तो वो हमारे एक्सपोजर्स उस साइड से भी हैं। अच्छा, अब जो मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल आजकल सर्दियां चल रही हैं तो ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो वायरल इन नेचर है। वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। अच्छा। अनलेस कि अगर एक ऐसा कोई खौफनाक वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो हमें वो टिपिकल काइंड ऑफ जो है वो सिम्टम्स और इंडिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। फीवर जो है, जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और उसके अलावा जो है, जो फीवर के साथ जो खांसी है और उसके साथ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव कफ है, बलगम आ रहा है, फिर वो बलगम ग्रीन है, येलो है, ये वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। कान बह रहे हैं बच्चों के, ठीक है, और एक कान बह रहा है और बच्चा जो है वो 12 साल से बड़ा है, तो हम उसको वेट एंड सी पे रखेंगे। दोनों कान बह रहे हैं, छोटा बच्चा है, थ्रोट भी ख़राब है, आप समझ रहे ना, मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो इंडिकेशन सेट हैं कि कब आपने एंटीबायोटिक्स देंगे। मैं जो गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ उसमें एक अच्छा तरीका है, हमारे लोग बड़े खुश होते हैं एंटीबायोटिक्स लिखने पे, तो मैं उन्हें वेट एंड सी अप्रोच का लगता हूँ। आई प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक एंड आई प्रिस्क्राइब सपोर्टिव ट्रीटमेंट एज वेल, और मैं उस पर गोला बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी वेट एंड सी 2 days, इफ़ यू आर बेटर विदाउट इट डोंट टेक इट, डोंट इवन बाय इट, और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप इसको ख़रीद के 2 दिन बाद या रब्ता करके हमसे मशवरा करके खा लें। अगर बुखार नहीं टूट रहा या अगर सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, आइडियली तो दे शुड कम बैक, लेकिन अगर कोई है ऐसी सिचुएशन में तो फिर वो अपने एंड पे ख़रीद के खा लें। क्या ऐसे भी होता है लाइक समटाइम्स के आई अंडरस्टैंड के जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, अगर आप उनको मेडिसिन लिख के नहीं दे रहे हैं तो शायद उनकी भी तसल्ली नहीं होती होगी, तो क्या ऐसा होता है कि आप कोई प्लेसिबो उनको एक तरह से प्रिस्क्राइब कर दें सो दैट दे फील कि दे आर टेकिंग समथिंग? देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल खाली नुस्खा जाने दें हम, लेकिन वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि अगर एंटीबायोटिक नहीं लिखी तो मैं कोई एंटीपायरेटिक बुखार के लिए कोई दवाई लिख दूंगा, कोई उसके जो सोर थ्रोट है उसके सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए कुछ लिख दूंगा, कोई साथ में एक आध नेचुरल रेमेडी ऐड कर दूंगा, कोई कहवे का कोई नुस्खा बना के बता दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रिस्क्रिप्शन खाली जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक को हम वेट एंड सी पे रख देंगे। राइट, बिल्कुल सही। और एक आपने इससे पहले एक बात पूछी थी, उस पे जो आप कहते हैं कि हमारे अपने जो बैक्टीरिया हैं बॉडी में, आप इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोम। सो नॉट जस्ट आवर गट, बल्कि हमारी पूरी बॉडी पे ह्यूमन डीएनए इतना नहीं है जितने माइक्रोब्स का डीएनए है। वी आर फुल ऑफ बग्स, मोस्ट ऑफ देम गुड। और उसमें ये होता है कि फिर जब आपकी एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप करेंगे, ज़्यादा करेंगे या बेहंगम तरीके से करेंगे, वो आपके गुड बैक्टीरिया जो गट में हैं उसको भी मार देती है। और उससे होता है कि फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग दिस स्टडी के, और ये ख़वातीन में स्पेसिफिकली, क्योंकि एक हमारा गट ब्रेन कनेक्शन है, जो वो पुरानी मरीज़ ख़वातीन जो है ना, वो आके कहती हैं डॉक्टर साहब वो कुछ मैदे कुछ जो है गैस सर नू चढ़ गई है। अब इन द स्टार्ट ऑफ आवर करियर हम इस चीज़ का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो देयर सॉर्ट ऑफ राइट कि देयर इज अ गट ब्रेन एक्सिस, जिसमें वो माइक्रोबायो जो आपका बायोम है और जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगसेस हैं, वायरसेस हैं, वो हमारी अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर रही होती हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उनका अपना एक रोल होता है, और उसके अलावा जो है वो आपको अच्छी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही होती हैं। आपके गट ब्रेन कनेक्शन से आपके डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो फॉर वेमेन, अगर कोई खातून 5 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स करती है, बेशक उसको ज़रूरत भी थी, तो उसके अगले आने वाले 6 माह में डिप्रेशन में जाने के चांसेस 15% बढ़ जाते हैं। और अगर यही खातून 3 माह में 2 बार 5-5 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स करे तो उसके डिप्रेशन के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गट ब्रेन कनेक्शन जो है वो खराब हो जाता है। तो ये बहुत अहम है कि एंटीबायोटिक्स, आप इसको कहते हैं जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स, सो यू डोंट इवन नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। राइट। जहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं वहाँ पे आप ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान में
तकरीबन जो है वो 10 से 12 लाख लोग मेडिसिन किसी शक्ल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। और उसमें से 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। बाकी एक तूफ़ान है जो अनट्रेंड हैं और जो अनरेगुलेटेड हैं, जो किसी डोमेन में आते नहीं है, दे नॉट फॉर्मली ट्रेंड ना। हमें तो बहुत सारे कागज़ पूरे रखने पड़ते हैं ना भाई, PMDC पूरी रखनी है, HEC के कागज़ पूरे रखने हैं, अपनी रजिस्ट्रेशंस पूरी रखनी है, हेल्थ केयर कमीशंस हैं रिस्पेक्टिव, उनका पेपर वर्क पूरा रखना है, उनको नहीं कुछ रखना। तो सेल्फ मेडिकेशन भी तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, मतलब आमतौर पे आपने कोई चीज़ यूज़ की है और आप जो है उससे आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तो यू वुडंट फील हेजिटेंट सजेस्टिंग इट टू समबडी एल्स। आमतौर पे हम लोग खुद जो है वो अपने डॉक्टर बन जाते हैं एंड वी ओवर द काउंटर सिंस थिंग्स आर अवेलेबल, तो हम जाके खुद भी मेडिसिन ख़रीद लेते हैं। लेकिन जो मदर्स इन पर्टिकुलर, दे ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंट विद द मेडिकेशंस फॉर द किड्स। बच्चा बीमार हुआ, उसको कोई खुद ही मेडिसिन उसको दे दी, शुरू करवा दी। बट द किड्स आर ऑल्सो इन दैट एज जहाँ पर आई थिंक कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो इट वुड हैव अदर इफ़ेक्ट्स। उसकी जो सेहत है वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से कि हाउ इट इफ़ेक्ट्स अस? देखें, इसको जवाब भाई इस तरह समझे ना कि सेल्फ मेडिकेशन स्टेप 1 लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। अगर आपको एक चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर इस पे पॉलिसी लेवल पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, वो भी PMDC नंबर के साथ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, जैसे और सब्सटेंसेस को हम कुछ अच्छा ज़्यादा लेकिन कंट्रोल करते हैं, मतलब उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं, कितने बुरे कंट्रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर जो है वो साइकेट्री से रिलेटेड अद्वियात हैं, जिसमें ट्रैंकुलाइजर्स एंड हिप्नोटिक्स हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, वो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस में आती हैं। तो वो ओवर द काउंटर आराम से, ताल्लुक से पाकिस्तान है, मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन एनीवन वॉकिंग इन वुड नॉट बी एबल टू गेट, यानी कि एक नींद की गोली वो ओवर द काउंटर नहीं ले सकता। एंटीबायोटिक कोई भी ले सकता है। एक नंबर 2, जो एक तो आई वर्क विद पेशेंट्स, आई सी पेशेंट्स एवरी डे, आई फील के थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और जो आजकल की माएँ हैं, दे आर अ बिट मोर कॉन्शियस और वो अवॉइड कर रही हैं एंटीबायोटिक्स। सारी नहीं कर रही। अब अगेन हम जब मरीज़ देखते हैं तो आप उन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल क्लासेस में, लेकिन जो हमारी प्राइमरली मिडिल क्लास है और जो एजुकेटेड मदर्स हैं वो अवॉइड करती हैं एंटीबायोटिक्स। दे रीड देमसेल्व्स एज वेल। डॉक्टर्स चिढ़ते हैं इस चीज़ से कि जी वो गूगल पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन ये ओवरऑल हेल्थ लिटरेसी का पार्ट है। पीपल शुड बी हेल्थ लिटरेट। हमारा काम होगा ना भाई, अगर लोग खुद लिटरेट हैं तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो मैं अब आपने जो बात की कि बच्चों के ऊपर नेगेटिव असरात, एक एंटीबायोटिक है बड़ी कॉमनली यूज, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। वो कहते हैं कि 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी, क्योंकि वो जो बोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में और आपकी जो जॉइंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में उसके बुरे असरात हैं। और वो मैंने 6 महीने के बच्चे को भी दी हुई देखी है, ठीक है। मैंने ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस भी देखी हैं जिसमें प्रेग्नेंट खातून को वो दवाई दे दी गई है जो 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी, लेकिन एक माँ के पेट में बच्चा उससे एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और ये वो सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम खुद फांक रहे हैं ना भाई। वो वाली आप इमेजिन करें जो आपकी भैंस ने खाई हुई है, जो आपकी मुर्गी को, देखें ये सारे जानवर नेचर में इन नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमारी मैनिपुलेशन से जो है वो कुदरत के बियॉन्ड जाके इन नंबर्स में इंडस्ट्रियल स्केल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुर्गियाँ, बकरियाँ, बाकी जिन जानवरों को हम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस नहीं करते वो इन नंबर्स में आपको नहीं मिलेंगे। सो व्हाट यू आर सेइंग इज के जो हम इवन गोश्त लेके आते हैं या जो मुर्गी खा रहे हैं, अगर उनको भी कोई उन्होंने मेडिकेशंस या जो उनको इंजेक्शंस लगाते हैं, उसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो हमारे तक ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू द फीड। होता है, हो सकता है, नहीं हो रहा है। अच्छा। ये लार्जर कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, दुनिया इस पे बात करी, हमने भी बात करना शुरू कर दी वन हेल्थ का ना। सो और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो वन हेल्थ के अंदर ही फिट हो जाता है। फिर इसके साइमल्टेनियसली एक और इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का, कोविड के बाद से। अच्छा। So someone in a wet food market in China messes up, right, and the world has to face the repercussion.
आर हेल्थ सिस्टम्स एंड आर हेल्थ इज़ कनेक्टेड। आप जितने मर्जी मैले माहौल में रह रहे हैं, आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन हैं सारी दुनिया से, क्योंकि हम जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं, हम हमारी प्रोडक्ट्स ट्रैवल करती हैं, और हमारी बीमारियां भी उसी ज़राए अबलाग से ट्रैवल कर सकती हैं ना। तो ये इशू है। तो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फिर मतलब अगर मैं नहीं खाऊंगा एंटीबायोटिक लेकिन मेरी भैंस खा लेगी तो वो मुझ तक पहुंच जाएगी। मेरी मुर्गी को अब आप देखें, आपने कभी मुर्गियां पाली हैं जवाद भाई? मतलब बचपन में ज़ाहिर है, ठीक है। सो इफ़ यू कीप चिकन्स यू वुड नो कि एक आप चूज़ा पालते हैं तो 6 महीने तक वो चूज़ा ही लग रहा होता है, जबकि ये जो हम खा रहे हैं ये 6 हफ्ते में इतना वजनी हो जाता है कि अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। ओरिजिनली नेचर में इनके जेनेटिक्स इस शक्ल के नहीं थे, वी हैव मॉडिफाइड देयर जेनेटिक्स, और अब वो आपको इतनी क्विक ग्रोथ वाली मुर्गी मिल रही है। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है, लाइक कि हाउ कैन यू अवॉइड दिस सिचुएशन? देखें, आपको अब दूध तो पीना है और मुर्गी भी खानी है, ठीक है। एक तो कंट्रोल्स लाएं इसके अंदर। जब आप उसको पकाएंगे ख़राब तरीके से, अब वो मुर्गी भी गंदे से आई हुई है, फिर आपने वेजिटेबल ऑयल में उसको डीप फ्राई भी कर दिया, अच्छा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज़ कि आपका खाना जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपने हाथ से पका के खाना खाएं, बाहर के खाने कम से कम खाएं, और घर में भी फिर उसको सादे तरीके से पकाएं। फिर एतदाल रखें और जनरली डाइट अपनी कम रखें, मील्स पर डे जो हैं वो कम रखें, जिसमें ज़्यादा पार्ट फाइबर हो और फिर प्योर प्रोटीन हो। तो आमतौर पर लाइक 3 मील्स जो हैं लोग कंज्यूम करते हैं, तो आइडियल क्या है आपके ख्याल से? 2 मील्स होने चाहिए, 1 मील होना चाहिए? लाइफस्टाइल मेडिसिन एक बड़ा अच्छा रूल देता है फूड का, 9-3-9 का। सो यू हैव योर ब्रेकफास्ट बिफोर 9, और 9 अगर आपने मिस कर दिए तो यू मिस योर ब्रेकफास्ट, और फिर आप अपना लंच 1-2-3 की विंडो में रखें, और फिर डिनर रात 9 से पहले रखें। डिनर आपका लाइट होगा, ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होगा, और लंच में आप जो है वो अच्छा मील एक ले लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त ज़्यादा अच्छी लग रही हैं जब आप यूर वर्किंग आउट एवरी डे, आपको थोड़ा सा आप 30 मिनट्स, जो WHO रिकमेंड करता है 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पर वीक, विच मीन्स लाइक 30 मिनट्स अ डे 5 डेज़ अ वीक, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में आप 2 चीज़ समझेंगे कि सांस फूले और पसीना है, तो जो आपकी थोड़ी सी रेस्पिरेशन को चैलेंज कर रही है वो चीज़ उसमें है। जहाँ पे आपने उसकी बात की डाइट की, ये देखिए लोग तो नहीं चिकन्स को फीड डाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसको वो करेंगी। और जब हमने गवर्नमेंट लेवल पे वन हेल्थ की बात शुरू हो गई है तो नेचुरली ये डिस्कशन में आ गई ये चीज़। पॉइंट ये है कि हम अच्छा, एक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी थ्योरी ऑफ केओस। थ्योरी ऑफ केओस इट्स एक्चुअली अ मैथमेटिकल मॉडल, लेकिन जब सोशल साइंसेज ने उसको उठाया तो वो दे मेड इट सिंपलर। उन्होंने कहा जी एवरीथिंग इन ऑर्डर लीड्स टू केओस इन द एंड। तो वो जब एजुकेशन ने उठाई तो उन्होंने कहा जी जो हम अपनी एजुकेशन को इतने ऑर्डर में रखते जा रहे हैं और स्पेशलाइजेशन के अलग अलग डब्बों में कंपार्टमेंटलाइज करके रखते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि अब फॉर एग्जांपल एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की पूरी आपकी जो सब्जेक्ट की और साइंस की ज़बान है वो सारी मुझे नहीं समझ आ रही एज अ फिजिशियन। मैं जब अपनी डिटेल्स अपनी साइंस की अल्फाज आपसे शेयर करना शुरू करूँगा, आपको आधे समझ नहीं है, ठीक है। जबकि पुराने दौर के लोग अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आप इब्ने सीना की एग्जांपल, they were like into multiple things at the same time. Leonardo da Vinci. So this guy was he was into architecture as well, he was into painting as well, and many other things, right? And you know how he made his money? He was a weapons designer. Yeah. तो वो वेपन्स डिज़ाइन करके बादशाहों को बेचता था कि ये बना के लोगों को मार, ठीक है ना। तो बात ये है कि इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीमैथ, जिसमें एक इंसानी दिमाग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ साइंस की अंडरस्टैंडिंग लेके फिर उससे आप कैन यू इमेजिन कि वो आपकी क्रिएटिविटी को कितना ज़्यादा बढ़ा देगी, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ साइंसेज एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो वन हेल्थ से आई फील कि ये एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, ये लोग एग्रीकल्चर वाले लोग और हेल्थ वाले लोग, ये अब हमने मिल के बात करना शुरू कर दी। राइट। इससे पहले तक तो हम साइलोज में काम कर रहे थे। और आप समझ रहे हैं ना कि एक डिस्क्रिमिनेशन भी है, ठीक है ना। मेडिसिन वाला आपको पता है कि वेटनरी डॉक्टर को क्या कहेगा, बाकी लोग भी क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब देयर रियली इंपॉर्टेंट पीपल,
और अब हमें दुनिया को समझ आ रही है कि सब ने मिल के काम करना है। हम सिर्फ मैं नहीं इम्पोर्टेंट हो सकता ना, हम मिल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर गवर्नमेंट ने, देखें, पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का पार्ट है। वी एज पीपल, जो टेक्निकल लोग हैं, हमारा काम है बोलना और बात को आगे पहुंचाना, पॉलिसी ब्रीफ्स लिखना, राइटअप्स करना, कोई कॉन्फ्रेंस पे जाके बोल देना, ये आपके साथ बैठ के बोल देना। वो पॉलिसीज़ तो पॉलिसी मेकर्स ने बनानी है, हम उनको फीड दे सकते हैं। यू मेंशन अबाउट कोविड-19 और इट्स इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली इसके बारे में भूल भी चुके होंगे, एंड वेयर एज ये 2 साल 3 साल तो दैट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ के विच वाज अनप्रेसिडेंटेड, और एक बहुत फियर की एक माहौल बना हुआ था। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, लाइक डिड वी आफ्टर वैक्सीनेशन डिड वी क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी हो गई, या हम उसके बारे में भूल गए? सो वेयर डू वी स्टैंड व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 नाउ? अच्छा, देखें, इसको एक तो फ़ौरन जो आपकी बात का जवाब है कि कोविड-19 हो गया एंडेमिक, like any other infectious disease, especially any other respiratory infectious disease. Right. कोविड-19 जैसा पैंडेमिक हमने पहली बार नहीं देखा। इससे पहले जो है वो पीरियोडिकली इस तरह के बड़े बड़े पैंडेमिक्स आते हैं। इन्फ्लुएंजा जिस तरह से आया, ब्लैक वो प्लेग था, इन्फ्लुएंजा था। अब वी ऑलरेडी हैव वन पैंडेमिक गोइंग ऑन जिसको HIV पैंडेमिक कहते हैं। बिल्कुल ठीक, वो भी है दुनिया में। तो कोविड-19, अब ये समझे कि इंडेमनिसिटी होती क्या है। एक जरासीम जो एक नई आबादी में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होता है और उस आबादी की उस जरासीम के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं एग्जिस्ट करती। इम्यूनिटी होती है कि वो सेल्स जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारे ब्लड में होती हैं, और वो फिर ऑलरेडी मतलब कि वो ट्रेंड गार्ड्स हैं। जब वो ट्रेंड हैं टू फाइट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बग, वो जब बॉडी में आएगा तो आपके जो गार्ड सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसको ख़त्म कर देंगे और आपको मर्ज़ नहीं होगा। कोविड-19 जब आया तो हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, और हम सब ने आइदर थ्रू गेटिंग सिक, 2 तरीके होते हैं इम्यून होने के, तो आइदर थ्रू गेटिंग सिक और बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड हमने अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। अब कोविड-19 आ रहा है, वो फ्लू की तरह से आ रहा है, और देखें, आपका प्राइमरी कंसर्न ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की मॉर्टेलिटी करेगी चीज़, वो आपके लिए ख़तरनाक है। जब वो उनको ज़ुकाम दे के चला जाता है तो आप उसकी तरफ लिफ्ट भी नहीं कराते। राइट, ठीक है ना। तो वो ये एंडेमनिसिटी होती है। जब वो पहली दफ़ा आया तो वो एपिडेमिक था। शुरू में अगर एक मिसाल के तौर पे एक छोटे मोहल्ले में या एक छोटे इलाके में एक बीमारी फैल गई है जहाँ पे वो कंटेन कर सकते हैं आप, ये आउटब्रेक होती है। अगर वो एक बड़े जियोग्राफिक एरिया पे फैल गई है लेकिन विद इन डिफाइंड बाउंड्रीज, तो ये एपिडेमिक होती है। और अगर वो मल्टीपल कंट्रीज़ को या बियॉन्ड कॉन्टिनेंट्स फैल जाए जैसे कोविड फैला, तो फिर आप पैंडेमिक, पैन का आपका मतलब है कि कंप्लीट या फुल, तो वो उस केस में हो जाती है। और कुछ बीमारियां होती हैं जो यू गेट अ केस हेयर एंड देयर, उन्हें हम स्पोरेडिक कहते हैं। और कुछ होती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये सीज़न में टाइफाइड आएगा, इस सीज़न में डेंगू का सीज़न है। अब वो अगर वो एंडेमिक है जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, वो पिछले सालों में जो तादाद उन अमराज की उन मौक़ों पे आई, तो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि यार ये एंडेमिक है और ये एग्जिस्ट करता है। और ये अच्छा, एपिडेमिक एंडेमिक स्टेट के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस इलाके से ना पिछले साल, जैसे हम पोलियो का है कि पोलियो कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होता है एंड देन केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लाइक दैट, काइंड ऑफ लाइक दैट। लेकिन पोलियो से ज़्यादा आप इमेजिन करें डेंगू को। ठीक है, डेंगू 3 ईयरली साइकिल्स में आ रहा होता है। तो आप इसको ऐसे लगें कि हमने कहा जी इस मौसम में हमने पिछले साल देखे कि 1000 केसेस आए थे इस इलाके से डेंगू के, और पिछले साल 800 आए थे, उससे पिछले साल 900 आए थे। तो ये एक एंटिसिपेटेड है ये कि इतने से इतने केसेस आएंगे, और फिर अचानक इस साल उसी इलाके से आपको 5000 केस मिल जाते हैं। तो ये एंडेमिक के ऊपर एपिडेमिक हो गया। राइट, ठीक है ना। यानी कि एंडेमिक कंडीशंस भी एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इख्तियार कर सकती हैं।
तो कोविड बेसिकली एंडेमिक हो गया यही। अच्छा, कोविड में लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो गया, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जिसने हेल्थ की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको पता है ये एक रिपीटेड साइकिल है। आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स इस तरह से कुछ ना कुछ, आफ्टर एवरी फ्यू डेकेड्स कह लें आप, ईयर्स तो नहीं, ठीक है ना। जो इससे पहले था वो तकरीबन 100 साल पहले 1918 का स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक था, और वो रॉन्गली नेम्ड है स्पेनिश फ्लू। इट वाजंट कॉज्ड बाय स्पेन, तो अमेरिका से फैला था। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि बीमारियां फैलने में इंसानों की आने जाने के और ट्रैवल और आपस में इंटरेक्शन जब बड़े हुए होते हैं तो उस दौर में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। Right. 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो रही थी, तो और वो वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया से कहीं के फौजी कहीं बैठे हुए थे, तो वहाँ से जब वो अपने मुल्कों को वापस जा रहे थे जंग एंड होने के बाद, उसमें वो फिर जब इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ पोस्ट वॉर, उसमें वो बीमारी फिर फैल गई। स्पेनिश फ्लू इसका नाम इसलिए पड़ गया कि बाकी तमाम दुनिया जंग में थी और स्पेन न्यूट्रल था। तो बाकी सब, वो आपको पता है ना कि वो शर्मिंदगी होती है कि यार हम, एक तो सब कह रहे थे कि हम जंग जीत गए, हमें इतनी शिकस्त नहीं हुई। ऊपर से ये भी एक आ जाता कि यहाँ बीमारी फैल के इस मुल्क के इतने सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। स्पेन जो था वो जंग में न्यूट्रल था, उन्होंने कहा भाई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये स्पेनिश फ्लू है, वहाँ से उस बेचारे का नाम आ गया। तो कोविड भी वही था। डिजीजेस डोंट गो अवे, ठीक है ना। वो आपकी आबादी, और जैसे हमने माइक्रोबायोम का जिक्र किया, तो हमारी बॉडीज़ के अंदर ही सर्वाइव कर रही होती हैं, हमारा ही पार्ट बन जाती हैं। जब तक डिस्पैरिटी है लोगों के अंदर तब तक वो एग्जिस्ट करेंगी। एंड जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी तो देन उसका असर कम हो जाता है। वो फिर आपको बीमार नहीं करेगी, ठीक है ना, बट वो कैन एग्जिस्ट इन योर बॉडी, लेकिन वो बीमार नहीं करेगी और बॉडी से आपके इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म कर देगा। राइट। और आपने HIV का भी जिक्र किया, एंड आई रिमेंबर अभी पिछले दिनों कोई मुल्तान के एक हॉस्पिटल में डायलिसिस में गफलत की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको HIV हो गया। इसके बारे में कुछ बताएं। HIV सर आप समझेंगे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये हम दो टर्म्स इंटरचेंजेबली कॉमनली यूज़ करते हैं। HIV एड्स वायरस या जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो इम्यून डेफिशिएंसी कर देगी बॉडी में एंटर होने के बाद, और उस बीमारी की आउटकम जो है वो जो या फाइनल स्टेज जो है वो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट, ठीक है, जिसके अंदर सो द वायरस डजंट गेट इन एंड किल पीपल, इट गेट्स इन एंड स्टेज देयर एंड रिड्यूसेस द पर्सनस इम्यूनिटी। अच्छा। और फिर वो ओवर टाइम फिर वो जरासीम जो अदरवाइज एक नॉर्मल इम्यूनिटी वाले बंदे को तंग नहीं करेंगे, वो उसको लड़ जाएंगे। इन इन्फेक्शंस को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। राइट। यानी कि वो तलाश में होते हैं कि यार ये अच्छी इम्यूनिटी वाला बंदा तो हमारे काबू आ नहीं रहा, ये HIV वाले को पकड़ लो, ये पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक को पकड़ लो। अदर रीजंस ऑफ लो इम्यूनिटी भी है ना, एग्जिस्ट करती हैं। HIV के जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं, अच्छा मज़े की बात है, जब ये शुरू में दुनिया में आई, इसके अर्लीस्ट आइसोलेट्स जो हैं वो 1930s के, लेकिन ये दुनिया में पता लगा और आई 1981 में US में। और 1981 में जब HIV आई तो शुरू में इसको HIV नहीं कहा गया, इसका पहला नाम था ग्रिड, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कि शुरू में कुछ जो इनिशियली प्रेजेंट करने वाले लोग थे वो होमोसेक्सुअल आदमी थे, तो उन्होंने कहा ये सारे गेज को की बीमारी है, और उसकी वजह से अगेन उनके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन और वो शुरू हो गई। फिर किसी ने इब्तदाई दिनों में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा 4H क्लब, यानी कि होमोसेक्सुअल्स, हीमोफीलियाक्स, हेशियंस और हिस्पैनिक, ये 4H वाले लोग जो है ना, ये HIV के लिए ज़्यादा थ्रेट है। तो आप समझें कि छोटी सी चीज़ से 2 कौमियतें इसके अंदर आ गई, यानी कि हेटी का होना बाज़ाब्ता तौर पे HIV के लिए तो नहीं आपको एक्सपोज करता ना, वो तो आपके हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं या आपके हेल्थ केयर एक्सपोजर्स हैं जो आपको एक्सपोज करते हैं। आप जिस मर्जी कौमियत के हैं, या हिस्पैनिक होना एक अगेन कौमियत है, या हीमोफीलियाक्स जो हैं जिनको बेचारों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, वो एक मर्ज़ है ना। राइट। तो उससे हुआ ये कि इन तमाम लोगों को लोगों ने खड़े खड़े किराए के घरों से निकाल दिया कि तुझसे HIV फैल रही है। राइट।
नौकरियों से निकाल दिया, रिश्ते ख़राब हो गए, ठीक है ना। तो डिजीज़ और डिस्क्रिमिनेशन दोनों जो है ना वो साथ साथ चलती हैं हमेशा से। HIV के जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं वो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो कि सबसे मशहूर है और जिसी के ऊपर बेस करके सारा वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है लोगों के साथ और स्टिग्मेटाइज होती है ये कंडीशन। उसके अलावा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी कि HIV पॉजिटिव माँ से पैदा होने वाले बच्चे को हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी इनॉकुलेशन थ्रू स्किन और जो हेल्थ केयर प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू हो सकता है। राइट। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है और हम उस पर कम बात करते हैं। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें। देखिए, कोई सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस एक्टिविटी कर रहा है या हाई रिस्क बिहेवियर सेक्सुअल वो कर रहा है, वो कितने लोगों को एक्सपोज कर देगा। फॉर एग्जांपल, कंसिडर कमर्शियल सेक्स वर्कर जिसको HIV हो गया और दिस पर्सन इज़ डीलिंग मल्टीपल क्लाइंट्स, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, चाइल्ड सेक्स वर्कर्स भी है, वो जो भी है वो मल्टीपल क्लाइंट्स को फैला देगा और वो फिर एंड पे वो जाएंगे। एक रूट ये है। या कोई वैसे ही प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके साथ हो जाएगा। दूसरा रूट नीडल शेयरिंग है। जो IV ड्रग एब्यूज़र्स हैं वो नीडल्स शेयर करते हैं। तो 2 लोग 3 लोग कितनी नीडल्स शेयर करेंगे, इवेंचुअली तो वो नीडल बेकार हो जाएगी। लेकिन इमेजिन योर हेल्थ केयर सेटअप जिसके अंदर एक गंदी डेंटल प्रैक्टिस हो रही है और उसमें इक्विपमेंट की सफाई नहीं हो रही, तो वो कितने लोगों को फैला देगा। ये जिस तरह डायलिसिस के केसेस हुए हैं, ठीक है ना। तो उसका एक्सपोजर देखें, कमर्शियल सेक्स वर्क से एक्सपोजर हर बंदे का नहीं है भाई, ठीक है। और इतनी लिटरेसी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसमें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में भी कम्प्लीटली नहीं, लेकिन निस्बतन पहले की निस्बत अब बेहतर जो प्रोटेक्टेड सेक्स है या सेफ सेक्स है उसका आइडिया बेहतर होता जा रहा है। IV ड्रग अब्यूज़ में भी बहुत सारे NGOs ने। अब दूसरा ये कि आप ये भी समझे ना कि काफ़ी हद तक अब जो सिरिंजेस अवेलेबल हैं वो ऑटो डिस्ट्रक्ट हैं, यानी कि वंस यू हैव पुश्ड द प्लंजर तो वो ऑटो ब्रेक हो जाएगा, वो आप रीयूज़ बार बार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो उनके हल हो गए। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम जो आपका फैला रहा है, हमारा एक आर्टिकल 2021 में PLOS 1 में पब्लिश हुआ था, उसका टाइटल ये था, क्योरिंग और कॉजिंग HIV इन पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम। तो ये मतलब ख़बरें जो होती हैं वो नज़रों में आ जाती हैं, वाक़यात पहले से चल रहे होते हैं। और आप ये भी समझेंगे कि हमारी जनरली स्पीकिंग, नॉट जस्ट इन दिस मैटर, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, आवाम की भी ना, हमारी एज अ नेशन रिएक्शनरी अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। जब मसला हो जाता है तो हम फिर उस पर रिएक्ट करते हैं और शोर मचाते हैं और लोगों को नौकरियों से निकालते हैं। लेकिन जो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप प्रीएम्प्ट करें कि कोई मसला है, उसको उस तरह से करें, वो जनरली स्पीकिंग अप्रोच है नहीं हमारी। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इन चीज़ों में बहुत एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करें। और ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एक आजकल कॉन्सेप्ट है ब्लड लेटिंग का या हजामा का। अगर आपको लग रहा है कि इक्विपमेंट सेफ नहीं है और उसमें वो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है तो अवॉइड करें। अगर आपको किसी प्रैक्टिस पे जाके लग रहा है कि यहाँ पे क्लीन इंजेक्शन प्रैक्टिसेस नहीं है या रीयूज़ का डर लग रहा है, ठीक है, फिर आप शेव कराने गए हैं और वहाँ पे रेजर शेयर नहीं हो रहा, ऑल्दो आई थिंक कि ये जो पर्सनल हाइजीन के काम है ये खुद ही करने चाहिए। तो वहाँ पे फिर मतलब आप ना ऐसी सर्विसेज को इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ से फिर एक्स्ट्रापोलेट हो जाता है ना इन्फेक्शन। ओरिजिनली भी जो HIV फैला था शुरू में 1920s में, जब अफ्रीका में फैला है, हमने तवज्जो इस पे तब दी जब अमेरिका में आ गया ना। लेकिन उससे पहले अफ्रीका से हेटी, और हेटी से जब होमोसेक्सुअलिटी के थ्रू अमेरिका आया तो फिर इसकी तरफ तवज्जो गई। बाकी वो तो जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे वो तो इससे सफ़र कर रहे थे कई डेकेड से। अच्छा। और ओरिजिनल वायरस वाज SIV, जो सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस था, जो प्राइमेट स्पीशीज़ में हो रहा था। चिंपैंजीज की कुछ टाइप्स थी, ट्रोफोग्लाइड्स थे, और कुछ और 2 स्ट्रेन्स हैं वो अलग अलग बंदरों से निकलते हैं उसके। तो वो वहाँ से अफ्रीका से आया था। लेकिन जो अफ्रीका में आउटब्रेक हुई वो
बंदरों से नहीं आप उन पे इल्ज़ाम लगा सकते। वो कॉलोनाइजर्स ने की ना, वो जो वैक्सीन ट्रायल्स करते थे और एक ही टीका मल्टीपल पूरे गांव पे एक वैक्सीन ट्रायल किया, वहाँ पे फैला ना वो। राइट राइट राइट। तो ये किताब है डॉक्टर जैक पेपिन की, ओरिजिन्स ऑफ एड्स। उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ जो है उसकी जो कहानी है वो दी हुई है। HIV के अलावा देर आर ऑल्सो STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। इसको इसको दो एंगल से देखेंगे। एक STIs होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, और एक STDs होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। अगर किसी के जिस्म में जरासीम है और वो खुद बीमार नहीं है, लेकिन उससे सेक्सुअल एक्सपोजर से वो और लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, तो वो STI कंसिडर होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और अगर किसी के अंदर जरासीम है और सिम्टम्स भी हैं, तो वो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कंसिडर करेंगे। तो ये वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से जो है वो फैलती हैं, और उसमें जो है वो पाकिस्तान में जो जो सबसे कॉमन वाली है वो सिफिलिस है। अब सेक्सुअल एक्टिविटी वो आप दोनों तरह की जो है, यानी कि इंटरकोर्स जो है वो वेजाइनल और एनल जो है, दोनों इंटरकोर्स से फैलते हैं। टिपिकली फॉर HIV जो रिसेप्टिव पार्टनर है उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट द इन्फेक्शन compared to so if the performing partner is HIV positive, तो रिसेप्टिव पार्टनर जो है उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और फीमेल में देखेंगे कि फ़ीमेल को लगने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फ्लूइड का एक्सचेंज इधर से उधर ज़्यादा हो रहा है। राइट राइट। तो वहाँ पे फिर वो है एनल इंटरकोर्स 10 फोल्ड चांसेस बढ़ा देता है HIV और STI ट्रांसमिशन के भी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जो ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल जो एनाटमी है वो डिफरेंट है, उनकी इंटरनल वॉल्स जो हैं उनकी थिकनेस डिफरेंट है, उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी डिफरेंट है। तो वो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में जो प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है, आप समझें साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं कई बार, और प्लस people don't want to talk about them. हमारे पास बहुत कॉमनली जो आता है वो गोनोरिया आता है या गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस आता है, जिसमें जो है वो पस ड्रेन हो रही होती है ऑरिफिस से। इट्स डिस्गस्टिंग कंडीशन टू बी इन। अगेन उसकी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, उसकी ट्रीटमेंट है, वो ट्रीट हो जाता है। सिफिलिस आता है। सिफिलिस का इशू ये है कि सिफिलिस एक सोर के साथ इनिशियली शैंकर सोर के साथ प्रेजेंट करेगा, और इब्तदाई तौर पे एक ज़ख़म बनेगा और वो ख़ुद ही ठीक हो जाएगा और बंदा कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन वो एक्चुअली फिर उसकी बॉडी के और पार्ट्स को इवेंचुअली अगर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो वो ब्रेन तक की इन्वॉल्वमेंट कर लेता है, जिसको टर्शरी या न्यूरोसिफिलिस कहते हैं, and completely treatable with the right kind of antibiotics. इशू ये है सिफिलिस के साथ, क्योंकि आई एम श्योर यंग पीपल आर लिसनिंग टू दिस, अगर किसी को कैजुअल किसी इंटरेक्शन के वजह से सिफिलिस हो गया, हमने बीमारी ट्रीट भी कर दी, वो अब गल्फ का वीज़ा नहीं लगेगा उसका अगर जॉब के सिलसिले में जा रहा है, क्योंकि उसका वो जो VDRL और TPHA के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आएंगे तकरीबन फॉर लाइफ। आमतौर पे ये जो डिजीज़ हैं इनकी ट्रांसमिशन की जो वजह है वो सिंपल अनसेफ सेक्स या इंटरकोर्स जो होता है वही बनता है। देखिए इसमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मतलब कि वो फ्लूइड एक्सचेंज की वजह से हो रही है। अच्छा, हेपेटाइटिस B भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, राइट, ठीक है ना। तो उसमें यह है कि कुछ एक जैसे जो HPV है, जो ये जेनिटल वॉर्ट्स हैं, HPV के अलावा HSV, वो डिस्पाइट यूजिंग प्रोटेक्शन भी हो सकती है। Right. जो ये ग्रोइन और थाई के रीजन में वॉर्ट्स बन जाते हैं, राइट। अब वो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसके अलावा और कई ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपकी फिज़िकल कांटेक्ट से, नॉट पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स बट फिज़िकल कांटेक्ट से, स्किन की कंडीशंस हैं, फंगल स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्केबीज़ है जो खारिश की बीमारी होती है, तो वो ट्रांसमिट हो सकती हैं फिजिकल कांटेक्ट से। इसका मतलब ये कि सो नॉट जस्ट लाइक स्किन का जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, बट ऑल्सो जो शेयर्ड मील होते हैं उससे भी लाइक इट कैन बी ट्रांसमिटेड, राइट? जी, शेयर्ड मील से, बर्तन शेयर करने से बहुत ज़्यादा, और ये
खैर वो तो चम्मच ओकेजनली हम देखते हैं वो हर्पीस लेबियालिस वगैरह आ जाता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है लिप्स का, जो चमचे हम नहीं पब्लिक प्लेसेस में वो स्टील के चम्मच सारे ही उससे खा रहे होते हैं, या कप हम शेयर कर रहे हैं, ओकेजनली वो उससे होता है। इनसे इतनी ज़्यादा वो इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं है, हो सकती हैं को ओरल इन्फेक्शंस हैं या कुछ हैं, बट वो दोज थिंग्स आर रेयर। एक बहुत अच्छा वो मैं देख रहा था, एक बड़ा अच्छा रूल है ABCD STIs के लिए, जनरली HIV के लिए वो बनाया था लेकिन स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल STIs। A का मतलब है एब्सटेन ना, प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल एक्टिविटी से आप एब्सटेन करें। राइट। B का मतलब है बी फेथफुल, सो यू हैव अ पार्टनर एंड बी फेथफुल विद दैट पार्टनर। C का मतलब है कि अगर आप इस सिचुएशन में पड़ गए तो यूज़ कॉन्डम्स। और D का मतलब है कि अगर आप एक सेक्सुअली रिस्की बिहेवियर कर रहे हैं तो फिर आप पीरियोडिकली डिटेक्ट करते रहें, मॉनिटर करें, अपने ब्लड लेवल्स कराएं, राइट, HIV के टेस्ट वगैरह जो हैं वो रेगुलरली करवाते रहें। हाँ, लेकिन आप समझ रहे हैं ना भाई, क्यों मुसीबत में पड़ना है, क्यों टेस्ट कराने हैं। अब आप अगर आप एक अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारी जो बीमारियां उनसे अगर इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी सिस्टम तो उससे आप बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लाइक आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो हैं वो देर आर certain things that you can do, like you can make a lot of changes in your lifestyle, you can have better sleep, better food, but आमतौर पे जो बात की जाती है कि cold showers can also boost your immunity, तो इसके बारे में बताएं कि does that really help? देखिए इम्यूनिटी जो ये समझेंगे कि आपकी जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो आपको स्ट्रेंथ देती है टू हैंडल डिजीज़, स्पेशली इन्फेक्शस डिजीज़। एक तो ये समझेंगे कि जनरली एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारने से आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। उसमें फूड का भी बहुत अहम रोल है और आपके स्ट्रेस लेवल्स का, स्लीप का, इन सारी चीज़ों का बहुत अहम रोल है। तो आपकी जो स्लीप आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्लोजली रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। फिर एक हार्मोन होता है जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है, कॉर्टिसोल, विच इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। एक तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके सर्काडियन रिदम और स्लीप साइकिल से, ठीक है, कि आप सूरज के निकलने के साथ जाग रहे हैं, जो बॉडी क्लॉक है आप उसको हाँ फॉलो जी, कर तो रहे हैं। उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप एक नंबर 2 वो स्ट्रेस से बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। Right. सो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा, और कॉर्टिसोल लेवल जब हाई रहेगा तो वो फिर आपकी इम्यूनिटी भी लो होगी, और वो एक टिपिकल कॉर्टिसोल फेस, आपको लोगों का एक पफी फेस नज़र आएगा, Right. जो जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल फेस है। उसके अलावा ये सेंट्रल ओबेसिटी को ना वो डिफ़िकल्ट टू लूज़ फैट बना देगा, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कॉर्टिसोल फॉर अ टफ पीरियड ऑफ हंगर। इफ़ यूर इन स्ट्रेस, ये आप देख रहे हैं हमारी एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स हैं, तो हम जब स्ट्रेस में एक फॉर एग्जांपल इस इलाके के लोगों में जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि हमारी ओबेसिटी के ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं। राइट। गोरा अगर 25 BMI के ऊपर जो उसको ख़तरे हैं, हमारे 23 BMI पे हमें वो ख़तरे हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान नंबर 1 है डायबिटीज़ में भी, और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, कॉर्टिसोल लेवल के, ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनके भी मसाइल हैं, और आप फिर अपने खाने देख लें, अपनी स्लीप हैबिट्स देख लें, वो सारी चीज़ें मिलके तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती हैं। अच्छा। इम्यूनिटी अच्छी कैसे होगी? जब भी आप अपनी बॉडी को ये हल्का सा मैसेज देंगे रोज़ कि भाई ये मुझे मार देगा, वो व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आप बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज शुरू कर देंगे कि वो बिल्कुल ही आप हाफ जाएं और सांस रुक जाए आपकी, तो वो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो आपने एक्सरसाइज ऐसे करनी है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो व्हाट यू सेइंग इज कि एक्सरसाइज अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इफ यू लाइक पुश योर लिमिट्स, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू काउंटर प्रोडक्टिव। इट्स मच बेटर टू टेक लॉन्ग वॉक्स देन गो फॉर स्प्रिंट्स। अच्छा, ठीक है ना, तो जो यू कैन हैव अ लॉन्ग वॉक, आप इंक्लाइन पे ज़्यादा देर वॉक कर लें, इट्स बेटर, क्योंकि वो आपका कॉर्टिसोल लेवल नहीं स्पाइक होने देती। सो जॉगिंग जो है उससे बेहतर है कि आप ब्रिस्क वॉक जो है वो करें। ब्रिस्क वॉक अच्छी है, जॉगिंग भी आप अगर बड़ी लिमिटेड सी पेस पे, डिपेंड्स ऑन योर प्रायर हेल्थ, आपकी फिजिकलिटी उससे पहले कैसी है, और आपका जो है वो जनरल हेल्थ कैसी है।
शुरू करने से पहले। कुछ हम जज्बाती होके ना पहले दिन ही जिम तोड़ने निकल जाते हैं। ये नहीं करना आपने। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और इसमें एक्सरसाइज में जी एक चीज़ जो भाई कंसिस्टेंसी। एक वो बहुत अच्छी बात है कि डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग यू हेट बट डूइंग इट लाइक यू लव इट। तो यू जस्ट गेट अप एंड बी देयर, गो टू द जिम और टू द पार्क और वेयर एवर यू हैव टू गो, और रोज़ आपने आधा घंटा निकालना है अपने लिए। मतलब अगर आप ये अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो वो तो एक तो आपको मैंने बताया कि बॉडी को ये मैसेज देना है कि यार ये भगा के मुझे मार देगा, एक उसको मैसेज दें कि मुझे भूखा मार देगा। ठीक है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बात हो रही है, और तरह की भी टेक्निक्स हैं जिसमें आप वो मील के जो वो हैं और थोड़ा सा अपने आप को हंग्री पीरियड दें। और तीसरा जो है वो आप भी जिक्र कर रहे थे, कोल्ड शावर्स जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ओकेजनली कोल्ड शावर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी जो है वो बेहतर करते हैं। राइट। बट जो आमतौर पे ये जो सीजनल हमें बीमारियां लगती हैं सर्दियों में, तो ये अगर इफ़ वी टेक कोल्ड शावर्स तो क्या ये इसके ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा? दैट ये जो बीमारियां हमें ठंड की वजह से लगती हैं। सर अब अगेन प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एन ओल्डर इंडिविजुअल जिसकी पहले ही डायबिटिक है, पुअरली कंट्रोल डायबिटिक है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई कोमॉर्बिड चल रही हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं डायबिटीज़ की, उसको तो हम ये मशवरे नहीं दे सकते। राइट। लेकिन ये मशवरे हम यंगर लॉट को दे सकते हैं। अच्छा, फ्लू हो रहा है वायरस की वजह से, आपके जो फ्लू है वो वायरल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो डायरेक्टली देखें कुछ अमराज हर मौसम के होते हैं, ठीक है ना, और वो उस मौसम में वो जरासीम बेहतर तौर पे पनपते हैं, और उनका जो ओवरऑल अगर आप पैरासिटिज्म को देखें तो एक सक्सेसफुल पैरासाइट या एक सक्सेसफुल बग जो कि अल्लाह की मखलूक हैं, उनका भी एक अपना एक साइकिल है ना, उसको आपकी बॉडी में एंट्री चाहिए स्टेप 1 में, उसके बाद उसने अपनी अफजाइशी नस्ल करनी है आपकी बॉडी में, और अपना जो मकसद है वो पूरा करके उसके बाद उसको आपकी बॉडी से सक्सेसफुली एग्जिट करके किसी और होस्ट की बॉडी में भी जाना है। ठीक है ना, तो जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो आपको ऐसे प्रोग्राम करती हैं कि आप खांस के उस वायरस को अगले तक पहुंचा दें। राइट। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाली वायरसेस हैं वो ऐसे काम करती हैं कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिट कर दें उसको। जो ओरोफिकल रूट से फैलने वाली हैं, जो पानी खाने इनसे, वो उसी रूट से एग्जिट भी करेंगी और उसी रूट के एक्सपोजर से अगले होस्ट तक पहुंचेंगी। तो जिस तरह खांसने की आपने बात की कि वो खांसी हमें आएगी तो जाहिर है वो इट वुड बी एबल टू ट्रांसमिट टू द अदर पीपल। जी, तो इसी तरह बाकी जो जितनी भी जो बीमारियां हैं वो जो ट्रांसमिट हो रही होती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो वो तभी हो सकती हैं इफ़ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू दैट सिचुएशन जहाँ पर वो ट्रांसमिट हो सके। सो वो किसी तरह से हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उसको भी एक मतलब इफ़ेक्ट कर रहे होती हैं ये वायरसेस समहाउ। यस, लेकिन इसको प्राइमरली देखें कि आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल खांसी इन इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। कफ इज़ अ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग इज़ अ रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग इज़ अ रिफ्लेक्स। दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। रिफ्लेक्सेस होते हैं जो इनवॉलेंटरली, आपकी आंख में कोई चीज़ जाएगी तो आप ब्लिंक करेंगे, आप हाथ रखेंगे, आपकी नाक में कुछ जाएगा तो आप छींकेंगे। आप जान के तो नहीं छींक बना तो नहीं सकते ना, छींकें नहीं हो सकता ना, फरमाइश पे नहीं छींक आएगी, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सेस हैं और वो बॉडी की उन पार्ट्स को इरिटेट करती है कि आपके उन रिफ्लेक्सेस को यानी कि इंस्टिगेट कर दे और फिर वो आगे वो करें। तो अगेन जो इम्यूनिटी के हवाले से आपने एक और ये इंपॉर्टेंट बात ये की कि जो स्लीप है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वाज रीडिंग डॉक्टर मैथ्यू वॉकर्स पावर ऑफ स्लीप and he believes that 7 hours of sleep is essential to operate better, and that can also boost your immunity. It's very important that you have 6 to 8 hours of sleep. और बच्चों को इससे भी ज़्यादा चाहिए होती है ना, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग टाइम होता है, तो वो स्लीप के दौरान ग्रो भी कर रहे होते हैं, खदवत भी निकाल रहे होते हैं। स्लीप जो है वो अगेन आप समझें कि आपकी बॉडी जो है वो रिचार्ज हो रही है। ये फ़ोन आप चला तो नहीं सकते ना सारा टाइम, तो इसको भी आपने चार्ज पे दिन के किसी पहर में लगाना है। तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही है, सिनेप्सिस रीवायर हो रहे हैं, आपकी मेमोरी स्टोर हो रही हैं उस टाइम में। दूसरा ये है कि आपका जब व्हेन यू गो टू स्लीप
तो आपकी फिर स्लीप की स्टेजेस हैं ना, जिसमें रैम और नॉन रैम स्लीप है। जिसमें रैम स्लीप है जो रैपिड आई मूवमेंट है। अच्छा, आपका दिमाग कम्प्लीटली बंद नहीं हो गया सोते हुए ना, तो आपकी मेमोरीज रिवाइज हो रही हैं, आपने जो चीज़ें स्टोर करनी है वो स्टोर कर रहे हैं। और उसमें भी लाइक आई थिंक स्टेज बाय स्टेज वी गो इनटू डीप स्लीप, राइट? हाँ जी। सो आई थिंक रेम स्लीप जो है वो आफ्टर 90 मिनट्स जो है वी फॉल इनटू दैट। हाँ जी, हाँ जी। एंड दैट्स आल्सो द लाइक टाइम जब हमें ख्वाब आते हैं। उसमें ख्वाब भी आते हैं, उसी में फिर आपकी रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है आंखें बंद करके, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। कई क्रिएटिविटी की चीज़ें जो हैं वो भी उसके दौरान में आपको स्लीप के दौरान आती हैं। फिर फ्रॉइड तो बहुत अहमियत देता है ड्रीम्स को भी, उसकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है वो अगर आप पढ़ें तो वो बेसिकली कहता है कि ज़्यादातर जो हमारे दिन भर के मामलात चल रहे होते हैं वो फिर हमारा दिमाग रीप्रोसेस कर रहा होता है वाइल वेयर स्लीपिंग। तो अगेन और बात शुरू की थी हमने इम्यूनिटी से। बहुत सारे वो वाले बच्चे आ रहे हैं आजकल हमारे पास जो चिमगादड़ ड्यूटियां कर रहे हैं भाई, जिनकी वो नाइट ड्यूटीज़ हैं और वो US UK के टाइम्स के मुताबिक जो है वो कॉल सेंटर्स पे BPOs पे काम कर रहे हैं। तो वो मतलब एक तो वो रिपीटेडली इन्फेक्शंस के साथ आ रहे हैं, प्लस वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, प्राइमरीली एंग्जाइटी के साथ। अच्छा, क्योंकि आपके बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो गया, यू आर स्लीपिंग एट मे बी 5-6 AM एंड देन maybe you wouldn't get enough sleep during the day as well, और repeatedly एक वो सर्कल चल रहा है साल साल, तो then it affects your health। जी, और एंग्जाइटी को आप समझेंगे कि हम ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बुद्धा का कोट सुनाना चाहूँगा कि इफ़ यू लिव इन द पास्ट यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू लिव इन द फ्यूचर यू आर एंग्शियस, इफ़ यू लिव इन द प्रेजेंट यू आर ब्लेस्ड। तो ये माइंडफुलनेस इन बच्चों से जाती जा रही है। एंग्जाइटी यही करती है कि आपको फ्यूचर का फियर में मुब्तला रखती है कि कल क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे, मुझे कुछ हो गया तो क्या करेंगे, और वो आपको कॉन्स्टेंटली भागता हुआ और बेचैन रखती है। उसके साथ फिर कुछ फिजिकल कंडीशंस भी, एक IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके साथ भी फिर बच्चे प्रेजेंट कर, वो मेरे पास जो आते हैं वो ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ वो लोग आ रहे हैं, और फिर वो एंग्जाइटी के साथ यानी कि उसका बड़ा क्लोज ताल्लुक है। अच्छा, तो बेसिकली एक वन वे ऑफ डिफाइनिंग पर्सनैलिटी आर्कीटाइप्स इज टाइप A एंड टाइप B पर्सनैलिटीज़। सो टाइप A पर्सनैलिटीज़ आर जनरली एंक्शस पीपल। अब उस एंक्शस को की एक बंदे की पर्सनैलिटी ही एंक्शस थी, आपने उसमें और एंग्जाइटी डाल दी, स्लीप पैटर्न ख़राब करके, डाइट पैटर्न ख़राब करके, उसको स्ट्रेसर्स दे के इर्द गिर्द से, फाइनेंशियल प्रेशर्स डाल के। अब होता है डिप्रेशन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है। तो वो जब वो सारी चीज़ें और वो एक्सपोजर मिलेगा तो वो बच्चे जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में चले जाएंगे। तो स्लीप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये दिस कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन इन योर करियर, और आप थोड़ा सा लगा के पैसे बना लें, लेकिन ये आप करियर रातें जाग के बिल्ड नहीं कर सकते इसी में काम में ना, कि आप सारी उम्र तो नहीं रातें जाग कर सकते। तो अपना शुरू के कुछ अरसा लगा के इससे पैसे कमाएं एंड मूव टू अ नॉर्मल लाइफ, मोर स्टेबल करियर वे यू कैन हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। जी, और इसका मतलब आमतौर पे कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2-3 साल ऐसी एक जॉब किया जिसमें यू कॉन्स्टेंटली हैव टू स्टे अवेक ऑल नाइट, तो लॉन्ग टर्म भी इसके कोई नुकसान हो सकते हैं बॉडी को? जी, ये देखिए, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये लॉन्ग टर्म को ही फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप समझेंगे कि ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा जो मैं आपको बोलने लगा हूँ, जेनेटिक्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर, ठीक है। सो आप और मैं अपनी जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते जो हमें माँ प्यो से मिले हुए हैं भाई। तो वो ओवरऑल जो लार्जर कॉन्सेप्ट है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 पिलर्स का है। उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप्स है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, और स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन या मेडिटेशन या व्हाट एवर यूड लाइक टू कॉल इट। तो ये 6 चीज़ों का बैलेंस आप क्रिएट करके लिवेबल लाइफ और मज़े की जो आप एंजॉय भी करें, प्रोडक्टिविटी भी हो, पर्पसफुलनेस भी हो आपकी लाइफ में, तो वो उससे आप गुजार सकते हैं। एक और मैं आपसे जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहा था, वो सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट पब्लिक हेल्थ एज वेल, आमतौर पे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम वो फॉलो करते हैं कि किस तरह से कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे इनकरेज
कि ख़वातीन जो है वो सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करते हैं कंपेयर टू लाइक जो नेचुरल वे होता है, जबकि इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं बच्चे के ऊपर भी और जो मदर होती है उसके ऊपर भी सी सेक्शन के। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखें, जो हर प्रोसीजर है मेडिसिन में या सर्जरी में इन्वॉल्व, उसकी ना इंडिकेशंस होती हैं कि कब वो चीज़ इंडिकेटेड है और वो जस्टिफाई करता है उस प्रोसीजर को करने का। ये आप समझेंगे कि, और स्पेशली वो लोग जो गायनी के शोबे से मुंसलिक हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, और जिन्होंने डिलीवरियाँ कराई हुई हैं जो ख़वातीन, वो भी इस बात को समझ जाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कराना स्टाफ के लिए इंटेंसिव काम होता है, टेक्स टाइम, और स्पेशली अगर प्राइमरी ग्रेविड है और पहली दफ़ा वो डिलीवर करने जा रही है तो वो 8-8 घंटे भी लेबर उसका चल जाता है, और उसको फिर मुस्तकिल उसके साथ रहना और उसको चेक करना और उसको मॉनिटर करना, और फिर उसको थ्रू दो स्टेजेस फिर बेबी को भी साइमल्टेनियसली मॉनिटर करना, दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो आप और लार्जर कोनोटेशन में समझेंगे कि दिस इज़ दी हेल्थ इंडस्ट्री, जिसका प्राइमरी पर्पस जो है वो फाइनेंशियल है। तो क्या आप उस हिसाब से ख़ुद ही मुझे बताएं कि क्या एक कम पे करने वाली एक्टिविटी जो ज़्यादा टाइम ले रही है और आपकी जो वर्कफोर्स है उसकी लॉन्गर आवर्स के लिए इन्वॉल्वमेंट कर रही है, और कंपैरेटिवली एक ज़्यादा पैसे देने वाली एक्टिविटी या एक प्रोसीजर जो आपको फटाफट रिज़ल्ट दे देगा, और उससे होगा क्या कि यूजुअली यही होता है कि जब पहली दफ़ा सी सेक्शन हो जाता है तो सब्सिक्वेंट भी सी सेक्शंस ही हो रहे होते हैं। ऑल्दो प्रोटोकॉल से कहते हैं कि पहले सी सेक्शन के बाद आप ख़ातून को नेक्स्ट टाइम एक ट्रायल ऑफ स्कार देंगे। फिर उसमें एक चीज़ और जो कॉम्प्लिकेट कर रही होती है कि ख़वातीन के इतने कम वक्फे से बच्चे पैदा हो रहे होते हैं कि वो ट्रायल ऑफ स्कार देने का मौका नहीं आता। तो हेल्थ इंडस्ट्री डेफिनेटली उसको फ़ायदा इसमें ज़्यादा है कि सी सेक्शंस हों, क्योंकि आप देखें ना कि जब सी सेक्शन होगा तो सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है जो नॉर्मल डिलीवरी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। लैब्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड बैंक उसी अस्पताल का ज़्यादा हो जाएगा। मे बी अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ वाला पेशेंट है तो मेडिसिन के डिपार्टमेंट से भी किसी को इन्वॉल्व करना पड़े। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो यूरोलॉजिस्ट को या जनरल सर्जन को भी इन्वॉल्व करना पड़े। तो यू सी दी इम्प्लिकेशंस कि वो काम बढ़ता जाएगा, और अगर आप इसको एक फाइनेंशियल मॉडल में देखें तो अच्छा हो रहा है ना काम। तो डेफिनेटली इंडिकेशंस, अच्छा ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही है, थिंग्स आर बेटर एंड डिफरेंट इन सर्टन प्लेसेस, लेकिन जनरली ये होता है। और मतलब आप मेंशन कर रहे थे अबाउट अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल दैट हैज सेम रेट्स फॉर सी सेक्शन भी और नॉर्मल डिलीवरी के, उनके सेम चार्जेस हैं, उनके सेम चार्जेस हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमने और हमारे बड़ों ने एज हमारे जो बड़े फिजिशियंस हैं उन्होंने बात नहीं की, अब बात हो रही है, वो है पेशेंट एम्पावरमेंट की। देखें, जिसके ऊपर प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या उसको दवाई दे रहे हैं, उसको भी एम्पावर करना है हमने कि वो उस पूरे डिसीजन में ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसके केयर गिवर्स, अटेंडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स उन डिसीजंस का पार्ट हों। वो टेक सम बर्डन अवे फ्रॉम अस एज फिजिशियंस एज वेल। तो उनको जब हम एम्पावर करेंगे और उस डिसीजन का पार्ट, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ गायनी में ये होता है कि सिजेरियन करना है ख़ातून का, कंसेंट उसके शौहर या सास से लिया जा रहा है, ठीक है ना, जबकि जिसकी बॉडी के आपने काट पीट करनी है उससे तो पूछो ना भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेंट उसका है, क्योंकि मेडिकल एथिक्स में जो जस्टिस के बाद दूसरा प्रिंसिपल है वो ऑटोनॉमी का है। तो हम सब की ऑटोनॉमी है, जब स्पेशली जब हम इंडिविजुअल प्रोसीजर्स के लिए जा रहे हैं, ऑटोनॉमी एक सूरत में दब सकती है जब हम उससे अगला मेडिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट बेनिफिशेंसी यानी कि टू डू द ग्रेटर गुड, तो फिर आपकी ऑटोनॉमी दब सकती है, अदरवाइज आपकी ऑटोनॉमी इंटैक्ट रहेगी। तो उस वजह से जो है वो जब हम पेशेंट्स को एम्पावर करेंगे और उसको मतलब ये कि डिसीजंस का पार्ट बनाएंगे तो फिर ये मसले कम होते जाएंगे। लेकिन ये अगेन पॉलिसी लेवल से स्टार्ट होगा। और एज ए पेशेंट जब व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन वेयर यू हैव टू डिसाइड के विच प्लेस टू गो टू, विच मेथड टू ऑप्ट फॉर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव आउट टू देम? देखिए, एक मैं आपको जो हमने किया
अपने बच्चों की पैदाइश के वक्त पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और हम जाके मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, उनके साथ एक एक कंसल्ट किया और फिर उसके बाद मेरी बेगम ने कहा कि ये जो वाली है ना, इनके साथ मेरा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आई फील कंफर्टेबल विद दिस वन, तो आई वुड लाइक टू, तो फिर वो दोनों बार उन्हीं के साथ हम लेके चले। बाज़ इलेक्टिव प्रोसीजर्स भी हो जाते हैं। अब ये आप समझेंगे कि सर्जरी में दो तरह के ब्रॉडली क्लासिफाइंग प्रोसीजर्स होते हैं, एक इमरजेंसी होते हैं, एक इलेक्टिव होते हैं। इलेक्टिव है कि आप इज्जत से अस्पताल गए, आपको पता था फलाने दिन मेरी सर्जरी है, इतने बजे के बाद मैंने कुछ खाना नहीं है, इस टाइम पे मुझे जो भी सर्जिकल प्रिपरेशन के लिए टीके ड्रिप दवाइयाँ जानी है वो चली जाएंगी, और फलाना टाइम मेरा बुकड है, इस स्लॉट में मेरी सर्जरी प्लान्ड है। ये एक इज़्ज़तदार तरीका है। इसके कॉन्करेंटली एक इमरजेंसी सर्जरी होती है। सी सेक्शन में भी वो इमरजेंसी सर्जरी थरथल्ली मचा देती है। औरत अपने मेंटली प्रिपेयर होके गई कि मैं नॉर्मल डिलीवर होने जा रही हूँ, और उस प्रोसेस में डिले हुआ, कोई वजह बनी नहीं बनी, जो भी वो उन डिटेल्स में हम नहीं जाते, वहाँ पे थरथल्ली मच जाती है कि सर्जरी, और फिर वो यानी कि वो इवेंचुअली सी सेक्शन में एंड अप करते हैं। उनका वो जो शुरू का टाइम है वो भी वेस्ट होता है, अस्पताल के कॉरिडोर्स में भी उस हालत में चक्कर लगाने पड़ते हैं, भगदड़ में ब्लड भी अरेंज करना पड़ता है। और आप समझेंगे कि ये काम ऐसा है कि इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के काम है, क्रिटिकल थिंकिंग के काम है। इसमें जब आप प्रेशर देंगे डिसीजन मेकर को, तो वहाँ पे गलतियों का मार्जिन बढ़ जाए। डॉक्टर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। या श्योर, हैड फन।